हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। खुश आमदीद, वेलकम एसएस ट्यूटोरियल में। जैसा कि आप सबको पता है कि भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी है और उसमें कुछ चेंजेस भी किए हैं। तो आज हम लोग फिज़िक्स का पेपर नंबर 2, जिसका टाइटल है सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका पहला पार्ट ग्रोथ ऑफ करंट्स इन आरएल सर्किट। आज इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें डेरिवेशन भी है और इसको आप बहुत आसानी से डेरिवेशन समझ सकते हैं अगर आपने वीडियो स्किप नहीं किया। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रोथ ऑफ करंट इन आरएल सर्किट। अब यहाँ पे देखिए, आर और एल दो एलिमेंट की बात हमें करनी है। तो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को एक डीसी सब वोल्टेज सोर्स जिसकी वैल्यू क्या है बच्चों, वी, उससे कनेक्ट कर दिया है। आपके सामने फिगर नंबर 1 में दिखाई दे रहा है। अब इसमें हम केवीएल अप्लाई करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए टाइम जो है वो t सेकेंड है और करंट की वैल्यू I है, ठीक है। तो आपने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पढ़ा है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस विल बी इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। एक तो ये पोटेंशियल है, एक वोल्टेज ड्रॉप हमें रेजिस्टेंस के क्रॉस मिलेगा, एक इंडक्टर के क्रॉस मिलेगा। तो जब हम केवीएल लिखेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या आई, V इज इक्वल टू R इंटू आई। मान लीजिए इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है, वो करंट है I, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, IR होगा, I इंटू R। और इसका पोटेंशियल ड्रॉप L डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो अब इन सब का सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। या आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो वोल्टेज की इक्वेशन क्या आ गई, IR प्लस L डी आई बाई डी टी, जो कि ये इक्वेशन आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। अब इस इक्वेशन को L से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, डी आई बाई डी टी, ये आ गया। R अपॉन एल इंटू आई इज इक्वल टू वी अपॉन एल, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। देखिए बहुत सिंपल है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाना है और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा के आप सीधे सीधे इक्वेशन लिख सकते हैं। V इज इक्वल टू R इंटू आई प्लस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, एल डी आई बाई डी टी। बहुत आसान है, सिंपल है। अब L से डिवाइड कर दिया तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब देखिए ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपने गणित में, मैथमेटिक्स में इसका सॉल्यूशन पढ़ा होगा, तो ये इक्वेशन नंबर 2 आप जानते होंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हल किया जाए। तो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, डी आई बाई डी टी प्लस पी आई इज इक्वल टू क्यू। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन जो है वो ये लिखा हुआ है कि I इंटू एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर P इंटू टी इंटीग्रल ऑफ Q ई रेज टू द पावर पी टी डी टी प्लस के कोई भी कांस्टेंट है। तो बच्चों आपको ये और इसका सॉल्यूशन, इसका हल आपको याद होगा, और नहीं याद है तो आप एक बार गणित की किताब में, मैथमेटिक्स की किताब में डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देखिएगा। ये सबसे आसान सॉल्यूशन है, ये सबसे आसान तरीका है जो आपके सामने हमने पेश किया है। तो अब आप इसको अगर कंपेयर करें तो आप देख पाएंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप कंपेयर करें तो आप देखिए कि ये P किसके बराबर है, R अपॉन एल के, और Q किसके बराबर है, V अपॉन
एल के, ठीक है ना। और सॉल्यूशन क्या है हमारा ये। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी टी। पी क्या था आपका, आर अपॉन एल। जब आपने कंपेयर किया तो आर अपॉन एल, इसको जब आपने इंटीग्रेट किया तो आर अपॉन एल डी टी ये आ गया। तो इंटीग्रेशन से आया आर अपॉन एल इंटू टी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, ये आ गया एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर आर अपॉन एल टी। अब आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी इस वाले में। देखिए यहाँ पे तो आपको पता है, पता चल गया सब। अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कीजिए। क्यू की वैल्यू भी आपको मालूम है, पी की वैल्यू भी आपको ने निकाल ली है। तो वह आई इंटू ई रेज टू द पावर, पी की वैल्यू क्या निकाली आपने, आर अपॉन एल इंटू टी, पुट कर दीजिए। इंटीग्रेटिंग क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है, बी अपॉन एल। आपने अभी जब कंपैरिजन किया था तो क्यू की वैल्यू क्या थी, क्यू की वैल्यू राइट हैंड साइड में बी अपॉन एल थी, पुट कर दिया। ई रेस टू दी पावर आर अपॉन एल इंटू टी, सिंपल आपको इसमें पुट कर देना है। ये जो इक्वेशन है इसमें पी की वैल्यू पुट करिए और क्यू की वैल्यू पुट करिए, और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे आपने जब वैल्यू पुट कर दी तो अब ये मान लीजिए ये कांस्टेंट सी हमने मान लिया है, कैपेसिटर नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आपको v अपॉन एल तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेट क्या होगा, इंटीग्रेट होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन यही रहेगा, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर आर अपॉन एल इंटू टी। इसका आपको पता ही है कि इंटीग्रेशन क्या होगा, ई आर अपॉन एल इंटू टी और इंटू एल अपॉन आर, ठीक है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है जो आप देख पा रहे हैं, इसमें ये देखिए ये लिखा हुआ है प्लस कांस्टेंट सी, क्लियर। तो आप देखिए यहाँ पे ये एल और एल कैंसिल हो जाएगा, तो अब आपके पास क्या बचेगा, वी अपॉन आर और ये एक्सपोनेंशियल वाला टर्म प्लस सी। अब सवाल ये उठता है कि सी की वैल्यू कैसे निकालें। सी की वैल्यू निकालने के लिए हमको इनिशियल कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगी। चलिए उसके लिए अभी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू निकालेंगे। तो आई की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, दोनों साइड में इस वाले टर्म से डिवाइड करना है, तभी आई की वैल्यू आएगी। तो जब आपने आई से एक्सपोनेंशियल वाले टर्म से लेफ्ट हैंड को डिवाइड किया तो देखिए ये आई आ गया, फिर राइट हैंड को डिवाइड किया तो वी अपॉन आर, और ये तो कैंसिल हो गया भाई, तो वी अपॉन आर बचा। और ये सी अपॉन एक्सपोनेंशियल टर्म आया था भाई, ऐसे ही तो आया था। देखिए कि आई इज इक्वल टू आपने क्या निकाला था कि वी अपॉन आर एक्सपोनेंशियल आर अपॉन एल इंटू टी, और इसको डिवाइड किया था काहे से, एक्सपोनेंशियल आर अपॉन एल इंटू टी, ठीक है। प्लस सी को भी आपने एक्सपोनेंशियल टर्म से डिवाइड किया था, आर अपॉन एल इंटू टी। तो देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया ना। तो अब आपके पास क्या बचा, वी अपॉन आर, ये लिखा हुआ है वी अपॉन आर, ठीक है। ये वाला वैल्यू, ये इक्वेशन देखिए वी अपॉन आर प्लस, अब ये वाला जो एक्सपोनेंशियल है इसको आप ऊपर ले गए तो इसकी कोफिशिएंट, इसका जो एक्सपोनेंट है वो साइन चेंज कर देगा, यानी ये प्लस का था तो अब माइनस का हो गया, तो ये माइनस हो गया इंटू सी। तो अब हमारे पास सी की वैल्यू निकालना है। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए हम इनिशियल कंडीशन का यूज़ करेंगे। जब हम इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे तो देखिए इनिशियली क्या था, जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया था तो करंट फ्लो हो रहा था, लेकिन इंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इंडक्टर जो है अपने अंदर किसी भी चेंज को बर्दाश्त नहीं करता है, उसको अपोज करता है।
करंट जो है वो उसमें जा रहा है तो वो उसको अपोज कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ फिर उसमें करंट फ्लो करने लगता है। ठीक है, तो एकदम से वो अलाउ नहीं करता है। तो अब आपने वैल्यू, जब स्विच ऑफ था तो टाइम टी की वैल्यू 0 थी, करंट भी नहीं फ्लो कर रहा था। तो जब करंट नहीं फ्लो कर रहा था तो इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, तो आई की वैल्यू क्या आई बच्चों, 0 इज इक्वल टू वी अपॉन आर प्लस ई रेस टू दी पावर, ये हो गई 0 इंटू सी। ठीक, ये क्लियर हो गया। तो सी की वैल्यू यहां से क्या आई बच्चों, सी की वैल्यू आई माइनस वी अपॉन आर, कांस्टेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसमें इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो आई इज इक्वल टू, हमारे पास क्या था पहले, वी अपॉन आर तो था ही, प्लस ये आया माइनस वी अपॉन आर, सी की वैल्यू पुट कर दी, और एक्सपोनेंशियल वाला टर्म माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। ठीक, अब ये वी अपॉन आर कॉमन है, तो देखिए करंट का एक्सप्रेशन ये आ गया। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अब जब टाइम टी 0 था तो करंट की वैल्यू बच्चों कितनी थी, 0 थी। जब टाइम टी इन्फिनिटी होगा तो टी की जगह इस एक्सप्रेशन में, यहाँ पे टी की वैल्यू, इस एक्सप्रेशन में टी की वैल्यू इन्फिनिटी आप पुट करें तो आपके पास वैल्यू आएगी 1 माइनस, ये कैसे क्या आएगी वैल्यू बच्चों, वी अपॉन आर ब्रैकेट 1 माइनस ई माइनस इन्फिनिटी। तो भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, ये तो v है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, v अपॉन आर। ठीक है ना, क्योंकि ई रेस टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0, तो ये हो गई v अपॉन आर। तो जब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये आपका सर्किट है, इसमें ये इंडक्टर जब टाइम टी इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी बहुत देर तक सर्किट ऑन रहेगा, तो ये कैसे बिहेव करेगा, ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो करंट की वैल्यू क्या होगी, वी अपॉन आर, क्योंकि इंडक्टर जो है वो करंट को एकदम से फ्लो होने नहीं देता है, वो उसको अपोज करता है। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे समय बढ़ता है तो वो उसको अलाउ करता रहता है और मैक्सिमम करंट उसमें फ्लो हो जाता है। तो ये सर्किट जब टाइम टी इन्फिनिटी होगा तो ये इंडक्टर जो है ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तब आपके पास क्या 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 रहेगा, वी रहेगा और आर रहेगा, तो वी अपॉन आर। तो करंट की वैल्यू क्या होगी, वी अपॉन आर, ये देखिए यहाँ पे है। अब टी की वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे आर अपॉन एल है, तो हम ऐसी कौन सी वैल्यू टी की पुट करें जिससे एक्सपोनेंशियल की पावर 1 हो जाए, टी की वैल्यू कौन सी पुट करें, तो जाहिर सी बात है ये आर अपॉन एल है, तो टी ये आर अपॉन एल है, तो अगर हमें 1 चाहिए तो हम क्या करेंगे, एल अपॉन आर कर दें, तो टी की जगह एल अपॉन आर कर दें, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1, तो ये ई रेस टू दी पावर -1। अब इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो करंट की वैल्यू ये आ गई 0.632 वी अपॉन आर। ठीक है, अब रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, भाई आई आर होगा ओम्स लॉ के हिसाब से। ओम्स लॉ के हिसाब से ये ओम्स लॉ है, आपको आप पढ़ चुके हैं, सब हाई स्कूल से पढ़ रहे हैं, 9th में भी पढ़ा होगा आपने। तो आई आर हो गया। अब आई की एक्सप्रेशन आपने क्या निकाला था, आई का एक्सप्रेशन आपने ये निकाला था, ये वाला। ठीक है, इसको आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब आपने आर से मल्टीप्लाई किया तो देखिए ये वाला आर और ये वाला आर कैंसिल हो गया, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया, है ना, बहुत सिंपल। अब इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, तो भाई टोटल वोल्टेज में से, जो टोटल वोल्टेज में से हम वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस के अक्रॉस माइनस कर दें। ठीक है, तो वोल्टेज माइनस
रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या निकाला था हमने, ये निकाला था, ये पुट कर दिया यहाँ पे। अब ये ब्रैकेट हटा दिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो अब ये वोल्टेज की इक्वेशन आ गई। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर के आ गया V इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस R अपॉन L इंटू टी। है ना, बहुत सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है। अब आपको अगर पावर निकालना है तो पावर क्या होती है, V इंटू आई। पावर का एक्सप्रेशन क्या है, तो रेजिस्टेंस में पावर क्या होगी, वोल्टेज ड्रॉप जितना हो रहा है रेजिस्टेंस में और उसको मल्टीप्लाई किया आई से। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए वोल्टेज की भी और आई की भी और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये पावर आ गई। रेजिस्टेंस कितनी जो है वो डिसिपेट करेगा। इसी तरह से आप V इंटू आई इंडक्टर में निकाल लीजिए, तो वोल्टेज की वैल्यू पुट कीजिए, ये वोल्टेज की वैल्यू हो गई, ये करंट की वैल्यू हो गई, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये पावर हो गई इंडक्टर में। ठीक है ना, चलिए आगे चलें। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, तो देखिए ये इक्वेशन तो हम लोग ये इक्वेशन तो हम लोग निकाल चुके हैं, V अपॉन आर माइनस V अपॉन आर। इसको ये वाला एक्सप्रेशन था ना, ये कोई नया एक्सप्रेशन नहीं है, ये वही वाला एक्सप्रेशन है जो हम लोगों ने निकाला था। I इज इक्वल टू V अपॉन आर 1 माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस R अपॉन L इंटू टी, ये निकाला था हम लोगों ने। तो आप ब्रैकेट हटा दिया है बस, तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास। अब देखिए इसमें दो पार्ट हैं, एक तो ये पार्ट है और दूसरा ये पार्ट है। तो जो फर्स्ट पार्ट है ये तो कांस्टेंट है, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो टाइम के साथ चेंज हो रही है। लेकिन जो सेकंड पार्ट है इसमें एक्सपोनेंशियल टर्म के ऊपर टी लिखा हुआ है, यानी ये वाला पार्ट जो है ये टाइम के साथ चेंज होगा। तो पहला पार्ट तो हो गया V अपॉन आर और दूसरा पार्ट हो गया ये। तो ये वाला जो V अपॉन आर है इसको कहते हैं स्टेडी स्टेट करंट IS इज इक्वल टू V अपॉन आर, जो कि सर्किट इन्फिनिटी जब होगा तब ये वैल करंट मिलेगा हमें। और ये है ट्रांजिएंट करंट I सफिक्स T, यानी ये वाला। तो टोटल करंट क्या होगा, IS माइनस IT। तो IS जो है तो देखिए ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये एक्सप्रेशन जो है ये वाला एक्सप्रेशन टाइम के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये वाला एक्सप्रेशन टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये अगर V जो है 0 हो जाएगा तो I भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट करंट, ये याद रखिए, या स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, या इसका एक और नाम है फोर्स्ड रिस्पॉन्स, कंफ्यूज मत होइएगा। तो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स या स्टेडी स्टेट करंट ये क्या है, ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अब आइए दूसरे पार्ट की बात करें। तो दूसरा पार्ट जो है वो अगर टाइम t के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अगर टाइम इंक्रीज कर रहा है तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, टोटल करंट इंक्रीज हो जाएगा। तो जब आपने T इज इक्वल टू L अपॉन आर पुट किया तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई, -1, और इसकी वैल्यू जब आपने निकाली तो कितनी आई, 0.3679 इंटू IS। क्लियर हुआ, इज इट क्लियर और नॉट? बहुत ध्यान से देखिए, और कुछ नहीं है इसमें, सिंपल ये वैल्यू है। V अपॉन आर क्या चीज थी, अभी पीछे देखा था हम लोगों ने, IS। तो ये IS यहाँ पे लिख दिया, स्टेडी स्टेट करंट। तो टोटल करंट I क्या होगी, स्टेडी स्टेट करंट में से ट्रांजिएंट करंट माइनस कर दी, तो ये वैल्यू आ गई, यानी 63.2% ऑफ स्टेडी स्टेट करंट। तो ये जो L अपॉन आर, ये जो एक्सपोनेंशियल का टर्म है, इसको -1 करने के लिए आपने ये एक्सप्रेशन था ना, -R अपॉन L इंटू टी। तो आपने T की वैल्यू क्या पुट करी, T की वैल्यू पुट करी L अपॉन आर।
ठीक है ना। तो ये यही कहलाता है टाइम कांस्टेंट, ये कहलाता है टाइम कांस्टेंट। एल अपॉन आर इज नोन एज एल टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट जो है वो क्या है, एल अपॉन आर। तो आरएल सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम कहेंगे कि एलआर सर्किट के लिए या आरएल सर्किट के लिए हमको कितना समय चाहिए फाइनल वैल्यू पहुंचने में, 63.2%। यानी जब हमारा फाइनल करंट 63.2% हो जाए तो हम कहेंगे कि एक टाइम कांस्टेंट है। इसको कैपिटल टी से भी दिखाते हैं और टाउ से भी दिखाते हैं। अब यहां ग्राफ देखिए आप, यहां से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। स्टडी स्टेट करंट क्या थी, IS। तो ये हो गया V अपॉन R, एक सीधी लाइन, कोई चेंज नहीं हो रहा है, जो आप डॉटेड लाइन से देख पा रहे हैं, ये वाली लाइन, ये लाइन, ठीक है ना। दूसरी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है, तो ये ग्राफ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है। तो अब आपने V अपॉन R 0 से लेके V अपॉन R तक करंट पहुंच गया आपका। तो इसमें से आपने देख लिया कि 63.2% कहाँ पे है। तो मान लीजिए 63.2% यहाँ पर है। तो इसके अगेंस्ट आपने देखा कितना समय लगा, तो ये समय लगा। तो इसको हम कहेंगे टाइम कांस्टेंट, यानी ये है हमारा टाउ। तो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, देखिए एकदम से इंक्रीज नहीं कर रहा, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। और जब मैक्सिमम वैल्यू का 63.2% हो जाए तो उस कितना समय लगा उसको, तो वो समय को कहते हैं टाइम कांस्टेंट। तो और टाइम कांस्टेंट बराबर होता है एल अपॉन आर। आरएल सर्किट में टाइम कांस्टेंट क्या होता है, एल अपॉन आर। तो जो हमारा ट्रांजिएंट वाला पार्ट जो आई टी था, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट करंट या ट्रांजिएंट रिस्पांस। और ये जल्दी से ख़त्म भी हो जाता है जब टाइम इन्फिनिटी की तरफ बढ़ जाता है। हमने आपको बताया था ना कि इंडक्टर अपने अंदर करंट को फौरन अलाउ नहीं करता है, ये रेजिस्टेंस है। फिर ये इंडक्टर समय के साथ करंट को फ्लो करने देता है और सर्किट कुछ इस तरह से बन जाता है। तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह, यानी जब t इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो तो सर्किट इस तरह से होता है। ये R है, ये V है, तो आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू IT ट्रांजिएंट करंट, ये कहलाती है ट्रांजिएंट करंट। तो अब आप जो है देखिए कि अगर ये लाइन पढ़िए, देखिए बहुत हमने आसान लैंग्वेज में लिखी है कि अगर इंडक्टेंस ज़्यादा है और रेजिस्टेंस कम है तो लार्ज टाइम कांस्टेंट होगा। ये एल अपॉन आर है ना, तो एल अपॉन आर में अगर इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, तो टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होगा। टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होने का मतलब वो स्टडी स्टेट पहुंचने में, फाइनल वैल्यू पहुंचने में बहुत लंबा समय लेगा, ऐसे, ठीक है ना। तो टाइम कांस्टेंट कैन बी यूज टू डिटरमिन द लेंथ ऑफ ट्रांजिएंट पीरियड। ये जो आपका है, ये कहाँ पे फाइनल वैल्यू हो रही, ये वैल्यू हो रही है फाइनल वैल्यू, ठीक है ना। ये फाइनल वैल्यू आपकी आ गई, यानी लगभग बराबर हो गया आपके इनपुट के ऊपर। तो अब ये जो समय है, ये इतना पार्ट, इस पार्ट को कहते हैं ट्रांजिएंट पार्ट, यानी ट्रांजिएंट रिस्पांस। इसे कहते हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस। बहुत मज़ा आने वाला है, बस ध्यान रखिए। और इस वाले पार्ट को कहते हैं स्टडी स्टेट, यानी अब ये कांस्टेंट हो गया, अपनी फाइनल पोजीशन पे आ गया, ठीक है, स्टडी स्टेट। तो अगर ये टाउ यानी टाइम कांस्टेंट ज़्यादा है तो फिर ट्रांजिएंट रिस्पांस भी हमारा ज़्यादा होगा, यानी टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होगा। अब आइए, अगर
इनिशियल वैल्यू क्या होगी करंट की जब t इज इक्वल टू 0 था, तो बस फार्मूले में पुट कर दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। आपने अभी फार्मूला पढ़ाई है, क्या पढ़ा है, v अपॉन आर अंडर v अपॉन आर 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी, ठीक है ना। बस इसमें t की वैल्यू 0 पुट कर दिए तो देखिए करंट की वैल्यू क्या आई, 0 आई। यानी स्विचिंग के टाइम पे करंट की वैल्यू 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि इंडक्टर जो है वो ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है, वो फौरन उसको अलाउ नहीं कर रहा है करंट को अपने अंदर से जाने के लिए, ठीक है ना। तो इनिशियल करंट क्या हुई, 0 हो गई, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने आपके लिए लिख दिया है। बिकॉज द सर्किट इंडक्टेंस डज नॉट अलाउ द करंट टू चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम ओरिजिनल वैल्यू, क्योंकि इंडक्टर की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो चेंज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। यानी करंट अगर चेंज हो रहा है तो वो बर्दाश्त नहीं करता, वो नहीं अलाउ करता है। लेकिन बैक ईएमएफ जब बनता है वो इतना कमज़ोर होता है बेचारा कि वो उसको अपोज तो करता है, लेकिन फिर धीरे धीरे अलाउ करने लगता है और फिर वो इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब रेट ऑफ राइज ऑफ करंट क्या है? तो जब हम बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ ये, तो डी ओवर डी टी की बात करते हैं। यहाँ हम रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट की बात कर रहे हैं, यानी डी आई बाई डी टी बाई वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है, यानी डी एक्स अपॉन डी टी, यही तो होता है। तो जहाँ रेट ऑफ चेंज आ जाए तो वहाँ पे आप क्या क्या करते हैं, डी अपॉन डी टी का यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे हमें चूंकि करंट की बात है तो डी आई बाई डी टी, यानी डी ओवर डी टी ऑफ करंट की एक्सप्रेशन लिख दी हमने और इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू ये आ गई। अब इनिशियल रेट ऑफ राइज, यानी जब उसने स्टार्ट किया है चलना, इंक्रीज होना, तो किस टाइम पे t इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे t इस एक्सप्रेशन में t की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो क्या आया, v अपॉन एल एम्पियर पर सेकेंड। तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट, यानी धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, वो किस रेट से बढ़ रहा है, v अपॉन एल से। अब फाइनल वैल्यू क्या होगी करंट की, तो फाइनल वैल्यू कब होगी, जब इन्फिनिटी, जब टाइम जो है वो इन्फिनिटी पे हो जाएगा। तो करंट का एक्सप्रेशन आपने लिखा और उसमें टी की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दी, तो देखिए ये आई एस की आ गई। भाई अभी जो हम लोगों ने ये ग्राफ देखा था कुछ इस तरह से था ना, कि ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होके और फिर ये सीधा हो गया, और ये आपकी स्टडी स्टेट थी, है ना, ये स्टडी स्टेट थी। तो इसको जो है ना, ये कब हुआ, ये जब टाइम इंक्रीज हुआ। यहाँ पे तो वैल्यू 0 होती टाइम की, लेकिन ये जब आगे बढ़ता चला गया इन्फिनिटी की तरफ, तो टी की जगह इन्फिनिटी पुट कर दिया, तो वी अपॉन आर आ गया। वी अपॉन आर क्या है, स्टडी स्टेट है, ये स्टडी स्टेट है, तो ये फाइनल वैल्यू होगी। यानी इंडक्टर जब तब तक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अब 5 टाइम कांस्टेंट पे क्या होगा, यानी टी की जगह जब 5 टाइम कांस्टेंट होगा, ये आपके पास करंट की एक्सप्रेशन आ गई, तो 5 यानी टी की वैल्यू 5 बाई आर अपॉन एल, इसको हमें 1 करने के लिए क्या करना पड़ता है, एल अपॉन आर, यही तो टाइम कांस्टेंट है। और अगर 5 गुना अगर कर दें, 5 गुना कर दें, तो ये 5 एल अपॉन आर, वो यही लिखा है यहाँ पे, देखिए ये लिखा है। अब इसका एक्सप्रेशन निकाल लीजिए आप, तो ये आर आर कैंसिल हो जाएगा, एल एल कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस ई रेस टू दी पावर -5, और ये आ गया 99। यानी फाइनल वैल्यू जो है वो आपको कहाँ पे मिलेगी, 5 टाइम कांस्टेंट पे मिलेगी। 5 टाइम कांस्टेंट पे आपको 99.3% वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। और ये इसके बाद फिर ट्रांजिएंट पीरियड खत्म हो जाएगा। ट्रांजिएंट पीरियड कौन सा था, ये वाला था ट्रांजिएंट पीरियड, ये जो एक्सपोनेंशियली यूं इंक्रीज कर रहा था, ऐसे जा रहा था,
तो ये वाला पार्ट जो था ये ट्रांजिएंट पीरियड था, ये जो इंक्रीज कर रहा है ये जो है फिर ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर ये कांस्टेंट वैल्यू ऐसे चलती जाएगी। तो ये अब 5 टाइम कांस्टेंट पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो ट्रांजिएंट पीरियड की डेफिनेशन हमने यहाँ लिख दी है, जो अभी आपको एक्सप्लेन किया है। आप चाहिए तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, ये वही ग्राफ बनाया है कि ये करंट आई है जो आप देख पा रहे हैं स्काई ब्लू कलर से, और ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है इससे। ठीक है, तो ये देखिए 5 टाउ पे आपको पूरी वैल्यू मिल रही है, पूरी वैल्यू मिल रही है, ये देखिए, यानी फाइनल वैल्यू मिल रही है। तो इसको कहते हैं टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट यानी 99 से ज़्यादा, 99% से ज़्यादा जब वैल्यू मिल जाए हमें, तो वहाँ पे ये ट्रांजिएंट पार्ट देखिए ख़त्म हो गया। अब इसके बाद ये सीधे चलेगा, शराफत से चलेगा। इसका स्लोप अगर निकालना है, ग्रोथ ऑफ करंट, ये आपको हमने दिखा दिया है ग्रीन कलर से। ठीक है, अब स्लोप t इज इक्वल टू 0 से आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, t इज इक्वल टू 0 से आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी और इसका स्लोप निकाल लिया। स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी भी लाइन का अगर स्लोप आपको निकालना हो, ये लाइन है, इसका स्लोप निकालना हो तो क्या करते हैं, यहाँ एक छोटा सा ट्रायंगल ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू है, ये वैल्यू नोट कर लेते हैं, और ये वाली वैल्यू जो वाई एक्सिस पे है ये नोट कर लेते हैं, और tan थीटा अप्लाई कर देते हैं। तो वही tan थीटा अप्लाई किया। इफ ए टेंजेंट इज ड्रॉन टू दिस कर्व एट ओरिजिन, इट कट्स द लाइन ऑफ करंट आई एट n। तो देखिए ये n के ऊपर कट कर रहा है, यहाँ पे ये कट कर रहा है, इस पॉइंट पे ये कट कर रहा है, तो इसका स्लोप आप निकाल लीजिए। तो ये क्या चीज कह रहा है, इट कट्स द लाइन करंट आई एट n सच दैट mn इज इक्वल टू टाउ l। जब आप इसका ये स्लोप निकालेंगे तो यही आपका टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इधर से करेंगे तो देखिए ये पॉइंट बी पे कट कर रहा है, इस पे ये कितना है टाइम कांस्टेंट, ये है 3 टाउ। तो इस तरह से आप ग्राफ से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सेटलिंग टाइम किसको कहते हैं, जब बिल्कुल सेटल हो जाता है, यानी 98 से 99 या 100%, 100% तो नहीं होता, कुछ ना कुछ तो एरर रहती है। तो उसको जब फाइनल वैल्यू पहुंचने में, उसको 99% वैल्यू पहुंचने में फाइनल वैल्यू जो है कितना समय लगा, उसको कहते हैं सेटलिंग टाइम, यानी अब ये सेटल हो गया। तो बस फिर जब आपको टाइम मालूम वो कितने परसेंट पे, हमने यहाँ 0.98 लिया है, करंट के एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए, और ये सेटलिंग टाइम जो आ गया, ये आ गया 4 इंटू टी, ये 4 टाउ। सेटलिंग टाइम इज 4 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट 4 टाउ। ये यहाँ पे आप कैपिटल टी भी लिख दिया है हमने, और आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी एस इज इक्वल टू 4 टाउ। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल कर लें ताकि आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो ए कॉइल हैज़ ए रेजिस्टेंस 2.5 ओम, आर की वैल्यू ये दे रहा है आपको। ठीक है, एंड इट्स टाइम कांस्टेंट यानी टाउ की वैल्यू 1.6 सेकेंड दे रहा है। कह रहा है करंट बताओ 1 सेकेंड के बाद जब हम 10 वोल्ट अप्लाई करें, और फाइनल रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट बताओ। तो सबसे पहले तो हमने डेटा लिख लिया कि V इज इक्वल टू 10, R इज इक्वल टू 2.5, टाउ इज इक्वल टू 1.6। करंट की एक्सप्रेशन हम निकाल चुके हैं, ये वैल्यू। अब वो कह रहा है कि 1 सेकेंड, तो t की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, 1 सेकेंड। बस इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, v की वैल्यू पुट कीजिए, r की वैल्यू पुट कीजिए, स्मॉल t की जगह 1 पुट कर दीजिए, और आंसर निकाल लीजिए। इतना एम्पियर करंट आ गया 1.86। इनिशियल रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट बिल्कुल निकाल चुके हैं हम लोग, v अपॉन एल, फार्मूला आपको याद रखना है। तो v अपॉन एल कैसे आएगा, v अपॉन आर इंटू आर अपॉन एल। बस आप वैल्यू पुट कर दीजिए, v की भी वैल्यू आपको मालूम है, r की वैल्यू मालूम है 2.5, और टाइम कांस्टेंट जो है वो टाइम कांस्टेंट टाउ क्या होता है, l अपॉन आर।
और ये वैल्यू का आपको कितनी दे रहा है 1.6, तो R अपॉन एल क्या हो जाएगा, R अपॉन एल हो जाएगा 1 अपॉन 1.6। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये वैल्यू आ गई 2.5 एम्पियर पर सेकेंड। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, ये सर्किट बना हुआ है, इसमें देखिए दो रेजिस्टेंस है R1 R2, एक इंडक्टेंस है L और एक सब वोल्टेज है V। ये कह रहा है इन द गिवन नेटवर्क द स्विच इज क्लोज एट t इज इक्वल टू 0 ए स्टेडी स्टेट हैविंग प्रीवियसली बीन अटेंड, सॉल्व द करंट इन द सर्किट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखिए ये अभी स्विच ऑफ है, वो ये कह रहा है कि ये स्टेडी स्टेट में पहले से ही है। अब आपने जब इसको ऑन कर दिया तब करंट का एक्सप्रेशन क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं। तो जब स्विच आपने क्लोज किया तो KVL अप्लाई कीजिए, V इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे V इज इक्वल टू RI प्लस LdI/dt, क्योंकि जब आप इसको ये वाला स्विच ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो ये शॉर्ट हो गया, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 0 हो गई। तो आप KVL लगाना आसान हो गया, ठीक है ना। तो R2 वाला जो टर्म है वो तो गायब हो जाएगा। अब बचेगा क्या आपके पास, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, वो किसके बराबर होगा, वो ये जो आपने EMF अप्लाई किया V, तो V इज इक्वल टू R1I प्लस LdI/dt, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इसको आपने L से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। जैसे प्रोसीजर पहले किया था वही बिल्कुल करते जाइए, स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर कीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, या इस इक्वेशन में जो इसका जनरल सॉल्यूशन है उसमें पुट करिए, जैसे कि डेरिवेशन हम लोग पिछली बार कर चुके हैं, पिछले स्लाइड्स में हमने आपको दिखाया था। अब उसी को बार बार रिपीट नहीं करेंगे वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया और यहाँ से आपका पर्पज़ है कि C की वैल्यू निकालें, तो इनिशियल कंडीशन लगाइए और C की वैल्यू निकाल लीजिए, तो कैलकुलेट कर लीजिए। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C, वी कंसीडर द टाइम t, द इनिशियल कंडीशन just before closing the switch the steady state condition have been reached, यानी steady state condition पहले से थी, इन्फानाइट टाइम था। तो देखिए इस सर्किट में समझने की कोशिश कीजिए, ये स्विच ओपन था, तो ये क्या था, V इज इक्वल टू R1 प्लस R2, वोल्टेज क्या था, वोल्टेज इसमें क्या था, R1 प्लस R2 इंटू I, यहाँ पे देखिए हमने यही लिखा है V अपॉन R1 प्लस R2, क्योंकि जब स्टडी स्टेट हो गया, यहाँ पे देखिए जब स्टडी स्टेट हो गया, हमने आपको बताया था t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इंडक्टेंस जो है वो कैसे बिहेव करता है, इंडक्टेंस behave like शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया इन्फिनिटी के टाइम पे, तो अब आपके पास सर्किट में बचा है कि R1 बचा, R2 बचा, तो करंट की वैल्यू क्या हुई, V अपॉन R1 प्लस R2, यही यहाँ पे इनिशियल कंडीशन लिखी है, बस ख़त्म हो गई वैल्यू, ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास। अब आप वैल्यू पुट करिए t इज इक्वल टू 0 पे और C की वैल्यू निकालिए, ये C की वैल्यू आ गई। जब C की वैल्यू आपने यहाँ पुट करी तो फाइनल एक्सप्रेशन करंट का ये आ गया। तो जब तक आप ये अपने हाथ से नहीं करेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट हर स्टेप क्लियर हमने लिख रखा है, तो ताकि आपको समझ में आए। ये आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये हमारा लास्ट है क्वेश्चन, और उसके बाद ये पॉइंट हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। ये कह रहा है इन द नेटवर्क द स्विच के इज मूव फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 at t is equal to 0, a steady state current having previously been established,
यानी ये पहले जब यहाँ पे था तो स्टडी स्टेट था, है ना, यानी फाइनल वैल्यू आ चुकी थी। तो ये इंडक्टर कैसे बिहेव कर रहा है, शॉर्ट सर्किट की तरह, है ना। लेकिन जब आपने इसको 2 पे ले आए, स्विच को 2 पे ले आए, तब बताइए करंट की एक्सप्रेशन क्या होगी। बहुत आसान है, केवीएल अप्लाई कीजिए। केवीएल अप्लाई किया आपने तो एल डी आई बाई डी टी प्लस R1 प्लस R2 इंटू आई इज इक्वल टू 0। भाई देखिए, जब ये यहाँ पे क्या कह रहा है, इन द नेटवर्क द स्विच के इज मूव फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। यहाँ पोजीशन 1 पे था पहले, ये पोजीशन 1 पे था पहले, ठीक है ना। जब पोजीशन 1 पे था तो स्टडी स्टेट आ चुका था। तो स्टडी स्टेट पे कैसे बिहेव करता है, ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पे, एल डी आई बाई डी टी प्लस R1 प्लस R2 इंटू आई, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। बस आप डी आई बाई डी टी बिल्कुल घुमा के वैसे ही करना है ताकि आपका वैल्यू निकल के आ जाए। अब यहाँ पे हमने दूसरे मेथड से भी आपको करके दिखा दिया है, हो सकता है आप लोग ये वाला मेथड यूज़ करते हो। तो ये जनरल सॉल्यूशन क्या है, ए ई रेस टू दी पावर एस टी, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, डी आई बाई डी टी की जगह R1 प्लस R2 अपॉन L, और I की जगह ये वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल टू 0। यहाँ से S की वैल्यू निकाल ली, ये S की वैल्यू आ गई। जब S की वैल्यू आ गई तो इसमें यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो फाइनल वैल्यू हमारे पास करंट की एक्सप्रेशन ये आ गई। अब हमारे पास काम रह गया कि हम A की वैल्यू निकालें। तो इनिशियल कंडीशन अप्लाई की, जब t इज इक्वल टू 0 था तो इनिशियल करंट क्या था हमारा, V अपॉन R1। देखिए कैसे था, जब ये V अपॉन R1 ये यहाँ पे था ना, स्टडी स्टेट तो पहुँच चुकी थी, तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा था। तो हमारे पास सर्किट में क्या था, एक वोल्टेज V था और एक रेजिस्टेंस R था। तो करंट की वैल्यू क्या थी, V अपॉन R1, V अपॉन R1, यही लिखा है यहाँ पे, V अपॉन R1। तो जब टाइम इज इक्वल टू 0 था तो t की वैल्यू 0 हो गई, एक्सपोनेंशियल टर्म की वैल्यू 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा a, v अपॉन R1। तो a की वैल्यू आ गई, आपने एक्सप्रेशन में पुट कर दी a की वैल्यू, ये एक्सप्रेशन आ गया करंट का। तो बच्चों ये था हमारा ग्रोथ ऑफ करंट इन RL सर्किट। आपको ये कैसा लगा वीडियो, हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमने पूरी कोशिश की है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार आपको ये समझाया जा सके, लेकिन इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, डेरिवेशन है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज कर करके आप पूरा एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। वैसे मेरी वेबसाइट भी है, हम कोशिश करेंगे कि इसको वेबसाइट पे अपलोड कर दें ताकि आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।